एवरीवन, वॉइस वगैरह क्लियर है? पीपीटी वगैरह क्लियर है? जल्दी से बता दो। जल्दी से आ जाओ सब, फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, वॉइस वगैरह क्लियर है? पीपीटी वगैरह क्लियर है? जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ। वेरी गुड इवनिंग आफरीन। रात में एक्चुअली कुछ काम है मुझे, दैट्स वाई। जैसे इवनिंग में ही होती है क्लास, आज इवनिंग में कुछ काम था इसलिए मेरे को। कोई बात नहीं है ना, हर टाइम सेम भी नहीं हो सकता। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। सॉरी, फ्राइडे को हमारा कनेक्शन कट हो गया था एंड सैटरडे में थोड़ा सा कहीं बाहर थी, सो डेट्स वाई आप लोगों की क्लास नहीं पाई थी। वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है ना ठीक से? ठीक है, फिर स्टार्ट करें। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, so here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So let's get started with our fill up form. So आप देख सकते हैं ये चैनल्स हैं हमारे, ये चैनल्स को आप ज्वाइन करेंगे देन आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल पाएगी, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं यूजीसी नेट 2023 के अंदर पेपर फर्स्ट के साथ साथ पेपर सेकंड पे आपको देखने को मिलेगा नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, क्विजेस, नोट्स, सैम्पल पेपर, ओनली ऑन अवेलेबल ऑन फिल फॉर्मेट। ओके, सो आपको पता है एज पर योर इन्फॉर्मेशन दिसंबर न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। सो पेपर फर्स्ट का ये प्राइस है एंड पेपर सेकंड का ये प्राइस है। पेपर फर्स्ट का 199 एंड पेपर सेकंड का 1999 एंड बोथ आप लेते हैं तो 2999। आपको यहाँ पे 1000 रुपीज का क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो आपको क्या कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, ये वाला, है ना। एंड अभी 25% ऑफ चल रहा है इन सब पे, तो अगर आप मेरा 25% ऑफ चल रहा है एंड मेरा कूपन कोड भी यूज करते हैं तो उसमें भी आपको आगे। अब ये देख सकते हैं, आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती है 8 PM मंडे टू थर्सडे एंड यूट्यूब पे आपकी क्लासेस होती है 10 PM फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, सो आप मेरा यूज कोड कर सकते हैं आशी स्टैंड, सो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिलअप फॉर्म कोर्सेज पे। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, आपको 10% का ऑफ मिलेगा कोई भी फिलअप फॉर्म का कोर्सेज होगा उसमें। So let's get started with our motivation. But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. है ना, हमेशा इंसान को क्या रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। डू नॉट गिव अप, है ना। और जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपका काम आपको क्या देगा, रिवॉर्ड देगा। ये फैक्ट है। अगर आप किसी चीज में मेहनत करते हो तो आगे चल के कभी ना कभी आपको पता है उसका आपको फल मिलता है। कर्म करना आपके हाथ में होता है, फल आपको एब्सोल्युटली मिलता ही मिलता है ना। सो स्माइल कर दो जल्दी से फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से स्माइल दे दो। जल्दी से स्माइल दे दो फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं। प्यारी सी स्माइल के साथ स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। These क्वेश्चन आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू यूजीसी नेट एग्जाम JRF के रिगार्डिंग। सो एग्जाम, सो आंसर आप प्रॉपरली दें, ध्यान से दें,
ठीक है, जो मैं क्वेश्चंस आगे कराने जा रही हूँ, थोड़ा पेशेंसफुली होके काम करें, ठीक है। और आप उसके अंदर टाइमर भी आपको मिलेगा। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक सेकेंड। ये मैंने स्लाइड्स जो बनाई है, ये टाइमर वाली बनाई है, ओके। जो मैंने अब जो एमसीक्यूज हम पहले करते थे उसमें टाइमर सेट नहीं था। इस वाली एमसीक्यूज में आपके टाइमर सेट हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इधर उधर किसी के ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देना है, खुद का क्या आंसर आ रहा है वो आप देंगे और मैं इधर आके देख लूंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। So, marginal cost is less than the average cost. When average cost falls होती है तो क्या होता है, सीमांत लागत औसत लागत से कम है। जब औसत लागत कितनी कम हो सकती है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट वाला बताया था आपको। एवरेज कॉस्ट फॉल होती है तो क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में कमी होगी, निरंतर उत्पादन होगा या आउटपुट में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या होगा, इंग्लिश में देख लो, एन इंक्रीज इन आउटपुट, अ डिक्रीज इन आउटपुट, कांस्टेंट आउटपुट होगा या नो चेंज इन आउटपुट। क्या दे रहे हो कमेंट में आंसर, वंदना का आंसर आया ऑलरेडी, सबका आंसर कहाँ है, फटाफट देखो क्वेश्चन, देखो आंसर दो फटाफट, जल्दी आंसर दो। प्रैक्टिस है इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ अभी, ठीक है। 30 सेकेंड्स में आंसर आ जाना चाहिए, एग्जाम की तरीके से प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा। इतना टाइम लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हो गया, अब बस लास्ट था ये, अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती मैं। आंसर बताओ सब अपने। फर्स्ट का बी कैसे होगा, जरा एक्सप्लेन करोगे मुझे जरा। क्यों, कितने लोग हैं अभी, सिर्फ दो का आंसर आया मेरे पास, बाकी सब कहाँ हैं। लोमन और ललिता, आप दोनों का आंसर नहीं आया, जल्दी से आंसर दो, फटाफट आंसर दो आप लोग, बहुत टाइम लगा रहे हो। जल्दी से आंसर दो फटाफट। क्या बात है, आंसर नहीं देना है, लग रहा है मूड नहीं है इन लोगों का। मैम क्वेश्चन, इतनी देर से क्वेश्चन ही दिखा रही हूँ। ललिता, क्या कर रहे हो, टाइमर सेट है उसमें, टाइमर का मतलब होता है टाइमर। तब से क्वेश्चन नहीं देखा था, इतनी देर देर तक क्वेश्चन दिखाया हुआ था। ये रहा, सीमांत लागत और औसत लागत से कम है। सीमांत लागत क्या है, औसत लागत से कम है। मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट की जो लागत है कितनी कम हो जाती है, कि क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे कैसे करेंगे सारे क्वेश्चंस। अब मैं नहीं रुकूंगी, अब फटाफट आंसर बता दो और मुझे आंसर चाहिए। फटाफट आंसर दो, इतना टाइम लगाओगे तो हो गया फिर तो। ठीक है, मैं राइट आंसर बता देती हूँ, ठीक है। राइट आंसर देख लो, द राइट आंसर इज हो जाएगा कि आपका एन इंक्रीज इन आउटपुट। तो क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी। जब क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट से कम हो जाएगा। तो जो एवरेज कॉस्ट फॉल्स होती है तो क्या होता है, क्या होती है, आपका आउटपुट में बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है, वृद्धि होता है उत्पादन में।
जब मार्जिनल कॉस्ट पता है, जब मार्जिनल कॉस्ट हमारा हाई हो जाता है तो आपको पता है हम कोई भी चीज़ का इनटेक करते हैं तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। अब जो ऑलरेडी मार्जिनल लॉस कॉस्ट कम है तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, उसमें इंक्रीज होगा आउटपुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे मत जाना, ये ऑप्शन इस पे नहीं है, ठीक है, ये इसका नहीं है, ठीक है। सो आ जाओ, द प्योर मोनोपोलिस्ट ऑब्टेन एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, या प्राइस मार्जिनल कॉस्ट, या प्राइस इज द लोएस्ट, या प्राइस इज द हाईएस्ट, शुद्ध एकाधिकारवादी उत्पादन का संतुलन स्तर प्राप्त करता है जब। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इतना परेशान होने की जरूरत है नहीं, आता कोई बात नहीं, अभी हम आगे बहुत प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आंसर। शुद्ध एकाधिकारवादी उत्पादन का संतुलन स्तर प्राप्त करता है जब, कब, जब। क्या होगा जब शुद्ध एकाधिकारवादी उत्पादन का संतुलन स्तर प्राप्त करता है, तो क्या होता है उसके अंदर, कब प्राप्त करता है। इसमें मत जाना, ये सी नहीं है, ये गलत है, ठीक है। आ जाओ, क्या होगा राइट आंसर सेकंड का। आफरीन और वंदना का ही आंसर आया अभी तक, ठीक है, राइट आंसर भी बता देते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम लेने का कोई फायदा नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए अब क्या हो जाएगा, ए। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एम आर किसके बराबर हो जाएगा, सीमांत राजस्व हो जाएगा सीमांत लागत की, जिसका भी ये आंसर ठीक है वो अपना टू ऐड कर लेना। द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज डिराइव फ्रॉम द, ट्रांसफॉर्मेशन जो कर्व है वो डिराइव्ड होता है किससे, कंजप्शन कर्व, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, सोशल वेलफेयर फंक्शन, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व। क्या होगा, परिवर्तन वक्र किसके लिए गया है, तो उपभोग वक्र, उपयोगिता संभावना वक्र, समाज कल्याण समारोह, उत्पादन संविधा वक्र। क्या होगा, जल्दी से बताओ आंसर, राइट आंसर, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी बताओ। क्या बताया आफरीन ने, सेकंड का राइट बी आंसर है मैम, और अभी तक वंदना का ही आंसर आया। कहाँ हो आप लोग, आफरीन वगैरह रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बात है बेटा, गलत बताओ, बताना होता है, प्रैक्टिस करोगे ना आप अपने अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी ना करोगे प्रैक्टिस। पता नहीं क्या कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। जल्दी बताओ आंसर। वेरी गुड, इतना टाइम क्यों लगाते हो आप, इतने अच्छे बच्चे हो मेरे,
इतना टाइम लगाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, आप लोग खुद बताओ। नहीं अच्छा लगता ना ऐसे, टाइम पे अच्छे से आंसर दो। द राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेरी गुड। द राइट आंसर इज इसका डी, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व, उत्पादन संविदा वक्र। जब परिवर्तन वक्र की बात करते हैं तो किसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व की बात करते हैं, तो किससे ड्राइव करता है? कॉन्ट्रैक्ट कर्व से। किससे? कॉन्ट्रैक्ट कर्व। सो इज जस्ट अ स्लाइड, बिकॉज हमारा पूरा जो भी हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, चाहे हम इंटरनेशनल पढ़ते हैं, चाहे हम आपका माइक्रो पढ़ते हैं, चाहे मैक्रो पढ़ते हैं, चाहे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ से है? सब डेवलप हुई इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से, जो कि हमें बताता है कि आप डेली लाइफ में अगर कोई रिसोर्स हमारे पास स्कार्स है, जैसे मेरे पास कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, तो वो कमी है उसकी, तो मैं उसको कैसे लड़ूँ, उससे कैसे आगे बढ़ूँ, उसको कैसे मैं फल पूरी तरीके से परिपूर्ण कर पाऊँ। तो ये सब हम किसमें स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, है ना? इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं तो ऐसे धीरे धीरे हम चीज़ों को और पढ़ना शुरू करते हैं वाइड में। जब आप वाइड में पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, फिर चीज़ें और वाइड हो जाती हैं। तो इसीलिए ये मैंने एक स्लाइड लगाई थी कि आप लोग याद रहे आपको कि इकोनॉमी, विदाउट इकोनॉमिक इट्स एनी यूनिट नथिंग, था ना? इकोनॉमिक से ही हमारी सारी चीज़ें क्या हुई हैं, जो कि हमने अलग अलग रूप में बंटवारा ही समझ लो कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय हम अलग पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग पढ़ेंगे, है ना? ग्रोथ क्या हो रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है। अब आप इंटरनेशनल के अंदर जितना भी ट्रेड कर रहे हो, उसमें जितना भी आपका बैरियर हो रहा है, टैक्स हो रहा है, जो भी हो रहा है, सब चीज़ें आप उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, है ना? तो ये सब चीज़ें फिर आप जब डिमांड करते हो तो कैसे करते हो, ये सब माइक्रो में पढ़ रहे हो आप, है ना? मैक्रो में आईएसएल, ये सब मॉडल्स आप ये सब कैसे कैसे आगे आगे फॉरवर्ड करते चले जाते हो, है ना? फिर पर्यावरण से रिलेटेड आप चीज़ों को पढ़ते हो, तो उसमें भी आप चीज़ों को सीखते हो कि हाँ हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है। सो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन दोनों का ये रे कोड्स, कोड्स ये रे, ठीक है? कोड ये रे, इनसे देख लेना। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दिया है? किंग डिमांड कब किसने दिया है? प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज किसने दिया है? लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड किसने दिया है? बहुत ईजी है ये, इसमें तो मुझे लगता है कि आप लोगों को टाइम लगना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगना चाहिए टाइम, तो वही बता रही हूँ। बताओ जल्दी क्या होगा। जल्दी बताओ क्या होगा। फास्ट रिप्लाई करो, फटाफट बताओ क्या होगा राइट आंसर। इसमें से ये देखो कि हमें कौन सा पक्का पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे ना। दे दिया सबने आंसर? जल्दी दो आंसर, जल्दी दो आंसर। जल्दी दो आंसर फटाफट। फोर्थ का सिर्फ आफरीन का आंसर आया अभी तक। फटाफट आंसर दो। एक और ललिता जी का मैसेज आया है, आगे और फॉरवर्ड करो, और मैसेज करो आगे। कौन रह गया? ललिता हो गया, आफरीन हो गया, लोमन का आंसर आया, वंदना का आया, नहीं आया अभी। फटाफट आंसर दो।
चलो ठीक है, आंसर देख लेते हैं फिर क्या होगा आप लोगों के अकॉर्डिंग। क्या होगा, सबसे पहले तो एक चीज पक्की कर लो कि इसमें से हमें एक चीज तो पता ही पता है कि हाँ ये इसी का होगा। या आपका सबसे पहले कोड देखो, ठीक है। अब मेरे को लगा लो इसमें से मुझे एक चीज देखनी है, एडम स्मिथ मान लो सबसे इजी वाला है, ठीक है। एडम स्मिथ का हमने सबसे पहले पता है, हम पता है। अब एडम स्मिथ का सबसे पहले किस में है, इसमें से देखो, प्रिंसिपल इकोनॉमिक, किंग डिमांड कर्व, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, अरे लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड, ये किस में था, एब्सोल्यूट वाली तो थ्योरी में था, उसमें इनविजिबल हैंड था। तो ये किसके अंदर पढ़ेंगे हम, एडम स्मिथ के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो डी का कहाँ पे है, दो जगह पे है ना, ऐसे एलिमिनेट करना सीखो। फिर सी का क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम, देखो क्या होगा इसका, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, किसने दिया था, किसने दिया था, सोशल एडवांटेज डेल्टन ने दिया था। अब यहाँ पे फोर कहाँ पे है, दो जगह है। टू भी यहाँ था, हमने पक्का कर लिया, टू भी दो जगह है। फोर भी हमारा है, फोर हमारा इन दोनों में से, पर ये इसमें वन है फोर है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, इस दोनों में से ऑप्शन होगा, है ना। अब ले लो ये बी, बी कौन सा हो गया, किंग डिमांड कब, किंग डिमांड कब किसका है, किंग डिमांड कब किसका है, पॉल स्विजी का, किसका है, पॉल स्विजी का, है ना, समझ रहे हो। और ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल का है। आ गया, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, 3142। किस किस का सही था आंसर ये, किस किस का सही था आंसर ये, किस किस का आंसर सही था ये, बताओ। कोड्स उल्टे लग रहे थे, कोड्स ठीक थे, कोल्ड कोड्स नहीं थे कुछ भी उल्टे सीधे, सही है वो। चलो ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। असर्शन है, अभिकथन है, और आपका कारण है। द इम्पोजिशन ऑफ सेल टैक्स डज नॉट अफेक्ट, डालता है द प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्ट पे। और रीजन क्या है, द मोनोपोलिस्ट शिफ्ट करता है बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द कंज्यूमर पे। ये रीजन है इसका, बिक्री कर लगाने से एक अधिकारवाद के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक अधिकारवादी बिक्री कर का भार उपभोक्ता पर डाल देता है। तो ये रीजन दे रहा है इसकी वजह से। तो ये सही है, ए और दो दोनों सही है, या ए का सही स्पष्टीकरण है, या बी होगा, ए और आर, जल्दी बताओ। क्या होगा बताओ। क्या होगा द राइट आंसर, आफरीन रह गई है अभी, जल्दी से आफरीन आंसर दो, फिर मैं राइट आंसर बताती हूँ। वंदना जी कह रही है ए, लोमन कह रहे हैं ए। कोई बात नहीं आफरीन, अब कोर्स की वजह से अगर आंसर गलत हो गए तो कोई बात नहीं, हमें सीखने को भी तो मिल रहा है ना। और कोर्स को ना ध्यान से नहीं पढ़ा होगा आपने कि पर्टिकुलर ये इसका ये होगा, आपने ऐसे से एलिमिनेट नहीं किया। मैंने तो बहुत टाइम दे दिया, इतना तो कोई टाइम नहीं देगा। आप लोग सब भोंदू हो, पूछो क्यों। अब इधर आओ जरा क्वेश्चन पे, तो पता चलेगा क्यों बोल रही है मैम हमें भोंदू। एक बात बताओ, इसके सामने तो पहले तो आंसर लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। फिर इसमें पूरे ऑप्शंस हिंदी में नहीं हुए, नहीं लिखे थे, इसमें लिखे थे आपके इंग्लिश में, ठीक है। और ए आंसर कहाँ से हो जाएगा, एक बात बताना जरा, ए कहाँ से हो जाएगा जब आपका बिक्री कर लगाने से एकाधिकारवादी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कारण ये कि एक अधिकारवादी बिक्री कर का भार उपभोक्ता पर डाल देता है, ये तो कारण एकदम सही है। जब बिक्री कर लगाने से एक अधिकारवादी क्या होगा,
लाभ पर कोई लाभ नहीं मिलेगा उसे, अगर वो बिक्री कर रहा है और उस पर वो टैक्स लगा रहा है, टैक्स लगा रहा है तो उससे उससे फायदा नहीं मिलेगा। मोनोपोलिस्ट को लाभ तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है। ए ये जो आपका एजर्शन है वो गलत हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये मार्केट डिमांड फॉर एनी गुड इज अ फंक्शन ऑफ, किसी भी सामान के लिए बाजार की मांग किसका एक कार्य है? किसी भी सामान के लिए बाजार की मांग किसका एक कार्य है? जल्दी से बताओ देखकर, बहुत ध्यान से पढ़ना। बताओ जल्दी, क्या होगा द राइट आंसर? सिक्स का राइट आंसर क्या होगा? इसमें से ऑप्शन बताने हैं, ये तो आपका ही हो गया। उस माल की प्रति इकाई कीमत, संबंधी वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता का स्वाद और वरीयता। कोड क्या है? ए फर्स्ट और सेकंड सत्य है, या केवल फर्स्ट और थर्ड सत्य है, या आपका सी होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड सत्य होगा, या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सत्य होगा? क्या होगा इनमें से? बता दिया होगा अभी तो आंसर आप लोगों ने। आफरीन का आंसर आया है। तभी तो मैं बोल रही थी कि हिंदी वाली में डी ऑप्शन नहीं था। तभी तो आप लोग को इंग्लिश से ऑप्शन, तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तभी तो बोला था आपको, इंग्लिश वाला आप पढ़ते ही नहीं, और इंग्लिश के नीचे आंसर भी लिखा था। समझ रहे हो? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, यू ऑल आर माय भोंदू स्टूडेंट। सामने आंसर था, बट देखा ही नहीं किसी ने। और मुझे ये हो रहा था कि ये देख ना ले, पर नहीं देखा। सही बात है, करेक्ट। संडे को दिमाग काम नहीं कर रहा, बल्कि एक्स्ट्रा करना चाहिए दिमाग काम। आ जाओ। चलो ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। द राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्टिंक्शंस करती है बिटवीन द रियल इकोनॉमी के बीच में, वर्चुअल, मॉनेटरी, नॉर्मेटिव या अंडरग्राउंड। मैक्रो इकोनॉमिक वास्तविक अर्थव्यवस्था और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच अंतर बताइए। मैक्रो इकोनॉमी डिस्टिंक्शंस मांग रही है कि बिटवीन द रियल इकोनॉमी। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? आभासी, मौद्रिक, मानक, भूमिगत। क्या होगा राइट आंसर? मेरे होनहार बच्चों जल्दी बताओ, सारे बहुत समझदार हैं। सबसे अच्छी बात है, सब मेरा कहना मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लाइफ में बहुत आगे जाओगे, देख लेना। कोई भी स्टूडेंट हो, कैसा भी हो, अगर वो अपनी गुरु की रिस्पेक्ट करता है ना, तो इससे बड़ा तो लाइक ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों के लिए होता होगा, पर मेरे लिए आप लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप कहना मानते हो मेरा, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। आफरीन ने जो मैंने एडवाइस दी उसने एक्सेप्ट किया, उसको फॉलो किया है ना, अप्लाई किया, उसको उसको अच्छा लगा होगा, तब देन उसने मुझे रिव्यू भी दिया कि यस मैम आपका एडवाइस काम आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, अगर आपकी लाइफ चेंज हो रही है मेरी वजह से, तो बहुत अच्छी बात है।
बता दिया आप लोगों ने 7th का? सेवेंथ का आंसर आया है सबका। क्या बात है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, सीरियसली वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लग नहीं रहा था कि इसका आंसर आप लोग सही दे दोगे, और सबने आंसर ठीक दिया। आफरीन ने, ललिता ने, वंदना ने, लोमन ने। क्लैप फॉर यू गाइस, सीरियसली अपने लिए क्लैप करो, वेरी गुड। बहुत आगे जाओगे, क्योंकि लाइक पढ़ के अगर उसको फॉलो कर रहे हो ना। मैम मुझे पीजीटी के बारे में भी बताएं। हाँ वंदना, पूछो बेटा, क्या पूछना है बताओ, क्या जानना है आपको? पीजीटी के में देखो, ये आप जो पढ़ रहे हो ना, ये पढ़ रहे हो, इसी देखो ये बहुत हाई लेवल है, ठीक है, नेट आपको पता है एक हाई लेवल है। पीजीटी क्या है, इसी में से क्या था, बस उसमें वन लाइनर होता है क्वेश्चन, आपको सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन आता है। उसमें एक पर्टिकुलर आपको इसके अंदर आपका काफी लेंथी भी हो जाता है, उसके अंदर नहीं आता। इकोनॉमिक्स करना है पीजीटी, हाँ तो आप ये पढ़ो अच्छे से जो नेट का पढ़ रहे हो ना। अभी तो देखो पीजीटी का भी कुछ आया नहीं है, फॉर्म वगैरह पता नहीं कितने साल हो गए फिल हुए, तो अभी तो कुछ नहीं आया है। तो अभी जो हम नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कर लो अच्छे से, ठीक है। वो करोगे तो क्या होगा, साथ में साथ उसकी भी तैयारी होती चली जाएगी। मैम पीजीटी में बीएड होना चाहिए मैम। बीएड तब होना चाहिए जब आपके पास मास्टर्स में, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स आपने मास्टर्स से किया हुआ है, और क्या कहते हैं आपका ये 60%, आई थिंक सो परसेंटेज 55% है। अगर उससे ऊपर आपके परसेंटेज है तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो। बीएड का नहीं होना, नहीं बीएड नहीं, बीएड आपका टीजीटी में चाहिए होता है। पीजीटी में ओनली आपको मास्टर्स लगता है, ना कि बीएड लगता है। बीएड नहीं लगता है, टीजीटी में लगता है वो। टीजीटी में आपको चाहिए होता है। पीजीटी में बेटा ओनली, बट कई स्टेट्स की बात है, हर जगह स्टेट नहीं, नहीं देखो सुनो, यहाँ पे यूपी में क्या है कि आप यूपी में देखोगे, यूपी में मोस्टली आप कई लोग यूपी से होंगे तो उन्हें पता होगा, यूपी में पीजीटी के लिए ओनली वो चाहिए 50%, ओके 50% ठीक है। अगर मास्टर्स में आपकी 50% है तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, और अदर स्टेट्स में बीएड भी मांगते हैं पीजीटी के लिए। तो स्टेट के ऊपर है कि आप कौन से स्टेट का कर रहे हो। वंदना वैसे वंदना मौर्य, अगर आप यूपी से कर रहे हो तो आपको 50% अगर मास्टर्स में है आपका, उससे अबव जो भी है, तो आप एलिजिबल हो पहली बात तो। और फिर जो हम नेट की तैयारी कर रहे हैं वही आपको पढ़ना है। अच्छा, आफरीन झारखंड से, अच्छा अच्छा, ओके। तो तैयारी के लिए मेरे हिसाब से तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इधर भटको या उधर भटको। एक एक बुक ले लो पर्टिकुलर, टीजीटी पीजीटी करके बुक्स आती हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की, वो पढ़ लो। और साथ में जो हम अभी पढ़ रहे हैं यही आता है सब, पीजीटी में इसी से रिलेटेड आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी आप आंसर्स चार आपके सामने ऑप्शंस आएंगे भी, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जवाब देने में पीजीटी में, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ऐसा कि आप लोग नेट पढ़ रहे हो ना, तो आप सब एग्जाम अच्छे से दे दोगे, कोई टफ नहीं होगा एग्जाम, अगर ये दे दिया तो कोई टफ नहीं है, कोई परेशान नहीं होना कि पीजीटी में क्या करना है क्या करना है। सिर्फ ये पढ़ो और बुक ले लो, काफ़ी क्वेश्चंस वाली बुक्स आती हैं, तो मैं रिकमेंड भी कर दूंगी। एक बुक मेरे पास भी शायद पड़ी होगी, तो बताती हूँ मैं कौन सी है वो, तो उस बुक से पढ़ लो। यूपी से हैं, हाँ तो ठीक है, उसमें तो मास्टर्स चाहिए होता है, क्यों परेशान होना है, कुछ नहीं, बस अब नेट जो मैं पढ़ा रही हूँ नेट के लिए वो पढ़ लो अच्छे से, और बुक ले लो एक प्रैक्टिस करने के लिए ओनली पीजीटी की, ठीक है। पीजीटी की बुक ले लो, हिंदी में इंग्लिश में जो भी आपका मीडियम है, उसे लगाते रहो हर दिन, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 का, जो भी आपका टारगेट है। हाँ इंटरव्यू तो बेटा पहले रिटर्न तो क्लियर करो, इंटरव्यू तो सब में है, इंटरव्यू की चिंता में, इंटरव्यू सब में होता है, पहले आप रिटर्न क्लियर करो। जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा ना, इंटरव्यू हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, अभी सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पे फोकस करो, ये हो जाएगा। वो तो मुझे पता है कि यूपी का तो खैर मुझे पता है, बट मुझे ऑल स्टेट्स का इतना नहीं पता है, तो क्या कहते हैं, क्योंकि मैं भी सोच ही रही थी कि लाइक होना चाहिए थोड़ा बहुत पीजीटी वगैरह के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप लोग देख लो जैसा भी आप लोगों को ठीक लगता है, बाकी परेशान नहीं होना है, परेशान होकर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बुक वगैरह में किसी अच्छे बहुत सीनियर्स हैं मेरे,
तो मैं उनसे कंसल्ट कर लूँगी एक बार पीजीटी की बेस्ट बुक कौन सी है हिंदी में, तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको मैं अच्छा ही बताऊँ, तो बुक्स और मुझे थोड़ा-सा कंसल्ट करना पड़ेगा पीजीटी के बारे में, है ना? वैसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे इतना पता है नेट जिसने पढ़ लिया ना सिलेबस, वो पीजीटी आराम से निकाल देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैम ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सीरियसली बता रही हूँ। मुझे टेंशन नहीं लेनी, अपने बच्चों को आराम से पढ़ो और क्या कहते हैं, बस मस्त होके पढ़ो। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ लाइक मैम हम टेंशन में या लाइक ये सब चीज़ें नहीं। पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, अपना पीजीटी अच्छे से पढ़ो अपना और क्वेश्चंस लगाओ। कोई इतना इसमें वो नहीं है कि ये कर रहे हो, ठीक है? इतना टेंशन लेने की लाइक ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। हो जाएगा। अभी फॉर्म तो पता नहीं कब के भरे हुए हैं इन लोगों के, पता नहीं कब ये लोग इनका आयोग होगा, आयोग वगैरह का चलता है ना यूपी में कि आयोग का गठन होगा तब आपका कहीं जाके एग्जाम होगा, कुछ नहीं पता अभी इन लोगों को। नेट पे फोकस करो, पीजीटी आए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? हो जाएगा। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बाद में पूछ लेना, क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो 7th क्वेश्चन हो गया था हमारा। 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देख लो इसमें से कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन देख रहे हो, और रिलेटिव इनका हाइपोथेसिस, परमानेंट इनका हाइपोथेसिस और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। बताओ, खपत का मनोवैज्ञानिक कानून ये आपका हो गया, ये क्या इनमें से किसका है ये? सापेक्ष आय परिकल्पना, स्थायी आय परिकल्पना, जीवन चक्र परिकल्पना। बताइए। रचट इफेक्ट किसने दिया था? रचट प्रभाव, ये तो याद होना चाहिए। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस क्या था इसमें? बताओ जल्दी। बताओ जल्दी। फर्स्ट देख लो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके हिसाब से कोड है। देखो ये फर्स्ट है, एक सेकंड, ये देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कोड्स में फर्स्ट का क्या आंसर होगा, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। तो इनमें से आंसर्स बताने हैं, इनमें से, ठीक है? इनमें से आंसर्स बताने हैं। तो देखो जरा क्या होगा। सबसे पहले खपत का मनोविज्ञानी विज्ञान के किसने दिया है? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन में से किसकी बात करी गई है? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस किसका है? ये तो शायद तुम लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, इजी है ये, मुझे पता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी 7th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिया। होनहार बच्चे हैं। पता है एक बात शेयर करना चाहती हूँ तुम लोगों से कि मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर आप लोग आंसर्स बहुत अच्छा देते हैं। आप लोग से ज़्यादा मैं नर्वस होती हूँ यहाँ पे। मैं नर्वस होती हूँ कि ये बच्चे जो आंसर दे रहे हैं कैसा दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं, रॉन्ग दे रहे हैं। तो मेरे को काफ़ी नर्वस उस टाइम मैं भी थोड़ी ऐसे होती है। तो तुम लोगों ने देखा होगा एग्जैक्टली मेरा रिएक्शन ऐसे निकल गया था, क्यों गलत कर दिया ऐसे लाइक जो भी है। तो आप लोगों से इतना शेयर तो आप कर सकते हैं, इतना बॉन्ड हमारा हो चुका है। रविंद्र वगैरह ये बच्चे नहीं आए, काफ़ी बच्चे मेरे समझदार हैं, काफ़ी। हाँ बच्चों हो गया, आ जाएं। यस वंदना, आई नो। मुझे सारी चीज़ों का क्या होता है, देखो कोई भी टीचर होता है ना उसको सब कुछ पता होता है, बट रैंडमली आंसर देना इट्स नॉट राइट। कि मैं नहीं चाहती कुछ बोलूँ और लाइक वो गलत हो, है ना? तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आपको बता दूंगी, आप परेशान नहीं हो। एंड क्या था मैम, 8th का ए है, वंदना ने भी ए आंसर दिया है, मोस्टली सबने ही ए आंसर दिया है। क्या करा जाए? लॉक कर दिया जाए? पक्का? यू ऑल आर कॉन्फिडेंट? You all are confident with your answers or not? लॉक कर दिया जाए? जल्दी बताओ।
वरना करिए लॉक कर दिया जाए। ठीक है चलो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप अगेन फॉर यू। यस, द राइट आंसर इज ए। द राइट आंसर हो जाए। ये ब्लैक कहाँ से हो गया, हमने तो ब्लैक लिया ही नहीं था, रेड लिया था हमने। रेड। ओके। ठीक है, द राइट आंसर हो गया आपका ए। ओके, वेरी गुड। आ जाइए इस पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है कि अभिकथन क्या है, ब्याज दरों और बॉन्ड की कीमतों के बीच विपरीत संबंध है। कारण क्या है, एक बॉन्ड मूल्य उन भुगतानों के वर्तमान रियायती मूल्य को दर्शाता है जिस पर सहमति हुई है। वह समय जब बॉन्ड जारी किया गया था, उस समय की बात है जब बॉन्ड जारी किया गया था। ठीक है, तो ये रीजन हो गया, ये ब्याज हो गया, तो अजर्शन हो गया आपका। तो ये क्या है, इसमें से आपको क्या सही लग रहा है? आप देख रहे होंगे ये लोग कि कहीं मैम ने आंसर तो नहीं लिख दिया इसके अंदर। जल्दी बताओ। हो गया? क्या होगा? नाइन्थ का क्या क्या लिखा है सबने? आफरीन ने डी बोला है, और वंदना ने बी बोला है, और ललिता ने और लोमन ने ए बोला है, सिमिलर आंसर। आफरीन, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी बेटा, डी क्यों होगा इसका आंसर? और वंदना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि डी क्यों होगा इसका आंसर? जरा बताओ जरा मुझे। एक बार बताओ, बी और डी कैसे होगा? बी में ये ऑप्शन है आपका, ये ए सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, बट जिसने भी बी आंसर दिया है वो गलत है, क्योंकि एक बात बताओ, जब एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशनशिप, किस में, इंटरेस्ट में और बॉन्ड प्राइसेस में है, तो जो हमारा रीजन है उसके अंदर वो क्या है, बॉन्ड मूल्य उन भुगतानों के लिए वर्तमान रियायती मूल्य को दर्शाता है जिन पर सहमति हुई और बॉन्ड जारी किया गया था। तो वो था करेक्ट, जब ब्याज दरें बॉन्ड की कीमतों के बीच विपरीत संबंध है, तो क्यों है वो? इसलिए है क्योंकि इसमें वर्तमान में रियायती मूल्य को बताया गया था जिन पर सहमति हुई है। ये पॉइंट पकड़ो, तो ए आंसर इसका सही होगा, जिसने भी सही दिया। क्या होगा द राइट आंसर? ए। ओके, द राइट आंसर ए। बोथ ए और आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। नेक्स्ट आ जाओ, टेंथ पे। ये भी यही है। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस इज इन आर लॉन्ग रन वर्टिकल। रीजन क्या है फिलिप? कि आप देख सकते हैं, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अज्यूम करता है स्टैटिक प्राइस एक्सपेक्टेशन में, बेरोजगारी की मूल्य प्राकृतिक दर को मूल्य अपेक्षाओं को मानता है। सही क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ। बेरोजगारी परिकल्पना की प्राकृतिक दर लंबे समय में एक ऊर्ध्वाधर उत्पन्न करती है फिलिप्स का को। ठीक है, कारण क्या होता है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर स्थिर मूल्य अपेक्षा को मानती है। क्या होगा, जल्दी बताओ।
कुछ क्लियर नहीं है। 10th का सी बता रही है यहाँ पे मैम, मुझे लगता है। ओके ओके, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर मैं ही बता देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। एक्चुअल में इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक सेकंड, ये रहा, ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है बेरोजगारी की परिकल्पना जब आप करते हो प्राकृतिक के लंबे समय में एक ऊर्ध्वाधर उत्पन्न होता है। क्या होता है? हाइपोथेसिस की बात होती है लॉन्ग रन में। ठीक है, लंबे दर लॉन्ग रन में बात करते हो। और इसमें जब ये बताए परिकल्पना बताइए प्राकृतिक की, वो भी लॉन्ग रन में, तो एक बात बताओ, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर जो है स्थिर मूल्य अपेक्षाओं को मानती है। तो ये कहाँ से ये बात इसमें फिट बैठी? इसका रीजन लग रहा है आपको? इसमें बताया कि लॉन्ग रन में ऊर्ध्वाधर उत्पन्न होता है, वर्टिकल फिलिप्स कर्व जो भी होता है, तो इसमें ये चीज बताई हुई है। और इसमें रीजन क्या दिया हुआ है कि प्राकृतिक दर स्थिर मूल्य मूल्य की अपेक्षाओं को मानती है बस। तो ये कहीं से आपको लग रहा है कि जो ए हमारा जो है, क्योंकि हमें पता है फिलिप्स कर्व में वर्टिकल होता है लॉन्ग रन में जाके, और जो हम रीजन देख रहे हैं तो रीजन इसके साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। ऐसे पढ़ा करो कौन सा दोनों में से सही है। तो ए तो सही है पर हमारा आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लिस्ट वन और टू दोनों है, ठीक है। कॉन्स्ट्रेट साइकिल किसने दी? एसिलेशन थ्योरी, मल्टीप्लाई इंटरेक्शन अप्रोच किसने दिया? कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल किसने दिया? रियल बिजनेस साइकिल किसने दिया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, टाइम मत लगाओ जरा। ठीक है, फटाफट बताओ मुझे क्या होगा। जल्दी बताओ और आंसर क्या होगा। इसमें कोड नहीं लिखे मैंने। ओ शिट, इसके कोड तो लिखे ही नहीं है, बच्चे कैसे बताएंगे मेरे। कोई बात नहीं, क्वेश्चन छोड़ दो, आप आगे आ जाओ। द थ्योरी ऑफ मर्केटिलिज्म प्रोपोगेट्स, वाणिज्यवाद का सिद्धांत प्रचारित होता है। याद करो, इसकी थ्योरी को हमने पढ़ा था, द थ्योरी ऑफ मर्केटिलिज्म, वाणिज्यवाद सिद्धांत। ये तो अच्छे से याद होगा, मतलब बहुत पिटाई लगाऊंगी अगर गलत दिया आंसर तो। जल्दी बताओ, इस आंसर का तो बहुत लाइक, मुझे पता है तुम लोग बिल्कुल सही आंसर ही दोगे इसका। जल्दी बताओ। दे दिया आंसर 12th का। 11th के तो ऑप्शंस नहीं थे, तो उसका तो आंसर एकदम वही है। गलती आपका। क्या देख पा रहे हो आप लोग? ओके, वंदना का आंसर नहीं आया। वंदना जल्दी आंसर करो बेटा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट पीपीटी में देखती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब थ्योरी अच्छे से समझ आ गई आप लोग। एनकरेज एक्सपोर्ट को करता है और डिस्करेज इंपोर्ट को करता है। निर्यात को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। आयात को हतोत्साहित करता है। वेरी गुड। सो 13 पे आ जाओ। फ्री इंटरनेशनल ट्रेड मैक्सिमाइज करता है वर्ल्ड आउटपुट थ्रू को। मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विश्व उत्पादन को अधिकतम करता है। कैसे? बताओ इसमें से क्या होगा।
मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विश्व उत्पादन को अधिकतम करता है। क्या होगा द राइट आंसर? मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विश्व उत्पादन को अधिकतम करता है। जल्दी बताओ, 13 का क्या होगा राइट आंसर? आफरीन कह रही है ए और डी दोनों लग रहे हैं। वंदना कह रही है ए होगा। ओके, आगे बताइए। आप लोग एक बात बताइए मुझे, मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ, आप लोग यूट्यूब पे जाके शॉर्ट वीडियोस नहीं देखते हो आप लोग? वन्ना, आफरीन, लोमन, ललिता, आप लोग नहीं देखते हो ना? शॉर्ट वीडियोस आई हुई है, थोड़ा सा हाथों को कष्ट दे दिया करो। उसके अंदर स्क्रॉल करके बताया ना मैंने कि फिलअप फॉर्म का चैनल खोलोगे तो उसके अंदर आपका प्लेलिस्ट जो भी ऑप्शन आता है, शॉर्ट्स का भी आता है, SHORT शॉर्ट्स करके, उसे क्लिक करो। उसके नीचे देखो आपकी मैम की वीडियोस कहाँ हैं। सारी फैकल्टीज की है ना, सारे टीचर्स की है उसमें। तो ये देखो आपकी मैम की कहाँ है। भूलना क्यों है? नो, भूलना नहीं है ना? वो तो बात सही है। और उसमें भी कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं बेटा। वो वीडियो क्यों बनाई हुई है मैंने? इसलिए बनाई है ना कि उसमें कॉन्सेप्ट था। उसको लाइक किया करो, उसके अंदर कमेंट किया करो, पता तो चले मुझे आप लोगों में से देख रहे हो, सब लोग किया करो तो मुझे पता चले हर वीडियो पे। देख रहा करो कि कब स्क्रॉल करके 2 सेकंड लगते हैं, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। वो आप सोने भी जाओगे तो भी कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद देख लोगे आप लोग, और कॉन्सेप्ट माइंड में भी आएगा कि यस किसकी बात करिए मैंने। 13 का जिसने भी ए आंसर दिया है, द राइट आंसर इज ए। माल के उत्पादन में विशेषता वाले देश को जिनके लिए क्या करते हैं, सबसे उपयुक्त होता है ना। मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विश्व उद्यापन को अधिकतम करता है। किसमें से करता है? फ्री इंटरनेशनल ट्रेड मैक्सिमाइज वर्ल्ड आउटपुट, किसके द्वारा? माल के उत्पादन के द्वारा, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस डज नॉट रिजल्ट इन द फॉलोइंग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्नलिखित में परिणाम नहीं देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्नलिखित में परिणाम नहीं देता है। इंटरनेशनल बिजनेस डज नॉट रिजल्ट इन द फॉलोइंग। नवाचार को प्रोत्साहित करता है, या आपका अंतर्राष्ट्रीय को करता है, या सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, या आयात सस्ते हो जाते हैं, खपत कम से कम है, क्या होता है? जल्दी बताओ। क्या होगा? 14 का बताओ जल्दी। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी क्यों बोलना है? सॉरी नहीं बोलना, ओके। आई नो, याद नहीं रहता कभी का कोई चीज़ है, इसमें सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना याद दिलाने के लिए आप लोग। जल्दी बताओ, जल्दी राइट आंसर जल्दी दो। क्या होगा 14 का? जल्दी बताओ 14 का क्या होगा? आफरीन ने बताया है और वंदना ने बताया है। ये बाकी तुम दोनों कहाँ हो? ललिता, लोमन, जल्दी से आंसर दो।
जल्दी आंसर दो। ओके, ललिता कहाँ गया है आंसर? लोबान जल्दी आंसर दो बेटा, जल्दी हरी अप। जल्दी पढ़ो। ओके, द राइट आंसर फिर बता देते हैं। लोमन पता नहीं कहाँ पे है अभी। लोमन का भी आ गया आंसर। ओके, यस, द राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, खपत कम से कम। कंजप्शन क्या हो जाएगी? मिनिमाइज हो जाती है। जो भी इंटरनेशनल बिजनेस डज नॉट रिजल्ट किस में नहीं देता है? खपत कम से कम में, है ना। आप आ जाओ फिफ्थ पे। विभिन्न देशों में व्यवसाय होने से एक फर्म कम हो जाती है। कौन सी? विभिन्न देशों में व्यवसाय जब होता है तो एक फर्म कम हो जाती है। कौन सी? क्रेडिट, राजनीतिक, वित्तीय या व्यापार जोखिम। जो आप विभिन्न देशों में व्यवसाय करते हो तो एक फर्म कम हो जाती है। क्रेडिट वाली, राजनीतिक वाली, वित्तीय वाली, व्यापार वाली। ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। जल्दी बताओ आंसर। इसमें तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए। वेरी गुड, जल्दी बताओ आंसर। राइट। जल्दी बताओ राइट आंसर। 15 का राइट आंसर, जल्दी बताओ। बहुत इजी है। क्या होगा राइट आंसर 15 का? 16 नहीं, 15। अच्छा, वंदना ने 16 लिख दिया, कोई बात नहीं। यस, आफरीन ने तो सी आंसर दिया। अभी इसकी तो पिटाई लगाती हूँ। क्यों दिया भाई सी आंसर? वित्तीय, फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा जो आप इसमें बात कर रहे हो? क्या कहते हैं, आपकी जब व्यवसाय की बात कर रहे हो एक फर्म पे कम हो जाती है तो राजनीतिक वाली थोड़ी ना होगी। राजनीतिक जोखिम कम हो जाता है, ये नहीं होगा। वित्तीय जोखिम तो रहता ही है। व्यापार जोखिम, क्रेडिट जोखिम, ये तो रहता ही रहता है। पॉलिटिकल रिस्क क्या हो जाएगा राइट आंसर? पॉलिटिकल रिस्क। 16 देख लो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली फर्म सक्षम है किस किस में? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली फर्म सक्षम है किस किस में? अपने कौशल में, मुख्य दक्षताओं से अधिक रिटर्न अर्जित करने में, या स्थान अर्थव्यवस्थाओं का एहसास करे जहां उन्हें सबसे कुशलता प्रदर्शन किया जा सके, क्या है? या अधिक अनुभव वक्र। ये सी ऑप्शन है आपका। अधिक अनुभव वक्र अर्थव्यवस्थाओं का एहसान करें, एहसास करते हैं ये लोग, या जो उत्पादन की लागत को कम करता है, क्या होगा? जल्दी बताओ 16 का क्या होगा आंसर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली फर्म सक्षम है, किसमें सक्षम है? ओके, जल्दी बताओ। ललिता लोबन। क्या होगा राइट आंसर? आफरीन कह रही मैम, मैं सोचती हूँ वही आंसर होता है। इसके साथ हमेशा यही होता है। कोई बात नहीं। आफरीन कह रही है सी, ये 16 का डी है मैम, राइट है आंसर। अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं आंसर। यस, वेरी गुड, द राइट आंसर इज हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द एबव। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, कब हुआ था? विद गेट जब इस पे बेस था। विश्व व्यापार संगठन का गठन वर्ष कौन सी ईयर में हुआ था जब गेट को आधार के रूप में किया गया था? 1993, 1994, 1995, 1996। जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसका मैं ही बता देती हूँ क्योंकि आप लोग को डाटा का इतना पता नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1995। ओके, चलो ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। ओके, बाय बाय। अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, ठीक है। कल मिलते हैं 8 बजे, आपको पता ही है, सेम टाइम पे। ओके, सो बाय बाय। गुड, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो क्लास को यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। करते हैं यहीं ओवर क्लास को। गुड बाय कभी नहीं बोलते हैं, गुड बाय नहीं बोलते हैं। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। ओके, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, बाय। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, सबको आना है क्लास में, ठीक है। बाय बाय।